तो प्यारे साथियों, आज हम लोग इतिहास से कंटिन्यू करने वाले हैं। इतिहास से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, मतलब मैं नहीं पढ़ा रहा यार, वो तो अभी हम बस कल का जो लास्ट लेसन था उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आज 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक अपन क्या देखेंगे कि बुक में अपने ना 2 क्रियाकलाप दे रखे हैं। ये क्रियाकलाप क्या है कि अभी मैं मतलब मान लो आपको करके तो नहीं दिखा रहा हूँ सामने, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको, और जब भी मैं करूँगा इन क्रियाकलापों को तो मैं अलग से इनकी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा। हैं बहुत सिंपल, आपको समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो पहला अपने को 2 क्रियाकलाप करने हैं, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे एटीपी साइकिल, और उसके बाद लास्ट में एक छोटी सी चीज़ है जो कि आपकी किताब में डायरेक्टली नहीं दे रखी है, लेकिन मेरे को लगता है कि इसको थोड़ा सा अगर समझ लोगे ना तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी, ज़्यादा समझोगे आप इन चीज़ों को। तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। तो अपन ने कल एक चीज़ देखी थी कि है ना, अगर रेस्पिरेशन होता है तो सबसे पहले अगर हम 2 केसेस कंसिडर करें तो पहले मान लो अपने पास क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसको तोड़ा था अपन ने, अवायवीय श्वसन में भी तोड़ा था और इसको वायवीय में भी तोड़ा था। तो पहले तो सबसे सरल तो किस में ये चेंज हो गया था, पायरूवेट में, या इसको आप ऐसे लिख लो। अब ये मात्रा हिंदी में ऊटपटांग ही चलता है यहाँ पे काम, पायरूवेट में। फिर यहाँ पे आज मैं 2 केसेस ही रिपीट करा रहा हूँ आपको, एक वायवीय और एक अवायवीय। मतलब एक हम में मैं ऐसा लिख देता हूँ कि अपने अंदर जो हो रहा है वायवीय, और एक होता है यीस्ट में, ठीक है, यीस्ट में। तो यीस्ट वाले में हमने नोटिस किया था कि इससे क्या क्या बन रहा है, वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक तो देखा था हमारे पास क्या बन रहा था, इथेनॉल या अल्कोहल बन रहा था। फिर उसके बाद में हमारे पास बन रहा था, एक तो बन रही थी CO2, और जो मेन चीज़ है जिसके लिए हम सारा का सारा काम कर रहे हैं, ऊर्जा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेम चीज़ अगर हम अपने अंदर देखें तो अपने अंदर बन रही है CO2, पानी, और साथ साथ में क्या बन रही है, ऊर्जा। ऊर्जा के लिए तो सारा काम हो रहा है। और इसका जो तीसरा केस था अपने जो पेशी कोशिकाओं में हो रहा है, उसको मैं अभी स्किप कर रहा हूं, मैं आपको यहीं से कुछ बताना चाह रहा हूं। आप नोटिस करना, यहां पर हमने बोल दिया कि भाई हमारे पास क्या बन रही है, CO2 बन रही है, और यहां पर भी CO2 बन रही है। यार हमको कैसे पता कि CO2 है? भाई जैसे मैं सांस निकाल रहा हूं अभी, तो हमको, मेरे को दिख थोड़ी रही है, CO2 का कलर थोड़ी ब्लैक ब्राउन है, ऑक्सीजन का ब्लू है, ऐसा तो कोई है ना, केस ही नहीं है ऐसा। तो फिर क्या चक्कर है, फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसा अपन? तो उसके लिए है हमारे पास में ये वाला क्रियाकलाप जो हमको समझना है, 2 क्रियाकलाप। और सेम चीज कि हमको कैसे पता कि जो यीस्ट है अगर वो अवायवीय श्वसन कर रहा है या अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसमें से भी क्या निकल रही है, CO2 निकल रही है, ये भी कैसे पता? तो उसके लिए भी हमें एक क्रियाकलाप दे रखा है, पहले अपन वो समझेंगे। एक छोटी सी बात, आप सोच रहे होगे निशान अगर आपको दिख रहे हैं तो सर क्या हो गया, ये दवाई लगा रखी है आप, है ना, बिल्कुल निश्चिंत रहना। देखो तो अब क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि क्रियाकलाप पहला बहुत सिंपल है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पे साइड में। क्या कह रहा है, आपको लेना है लाइम वाटर। क्या लेना है, लाइम वाटर। लाइम वाटर चाहिए, या इसको सरल भाषा में कह लो चूने का पानी। और आपको साथ साथ में क्या चाहिए, एक नलकी चाहिए, स्ट्रॉ, और उसके अलावा आपको चाहिए एक पिचकारी। पिचकारी अब कहाँ चलाओगे वो तुम्हारी मजबूरी है, देख लेना। लाइम वाटर क्या चीज़ है अपना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुला हुआ होता है, तो वो चाहिए अपने को। अब 2 टेस्ट ट्यूब में भर लेंगे, किताब में ये वाला फोटो भी दे रखा है, आप देख लो। टेस्ट ट्यूब में भर लिया उसको, 2 में। अब एक टेस्ट ट्यूब में तो क्या करना है, मतलब पूरा नहीं भरना टेस्ट ट्यूब में, आधा भर लो बोले उसको। टेस्ट ट्यूब तो क्या ग्लास में भर लो, फिर वही बात, देखो उन बातों पे मत जाना, ग्लास भर लो, कांच के ग्लास में। अब वो आपको दिखेगा पानी की तरह, लेकिन आपको क्या करना है, नलकी लेनी है और एक में फूंक मारनी है, धीरे धीरे मारनी है, और सारा उड़ाई दो। मैंने किया है तो वो फैला दिया था मैंने तो धीरे धीरे करके बुलबुले बुलबुले ऊपर आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 1 आध मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करोगे ना तो वो पानी जो है दूधिया होना शुरू हो जाएगा। उसका कलर कैसा है, सफ़ेद एकदम होना चालू हो जाएगा, दूधिया, दूध के जैसा कलर होना चालू हो जाएगा। तो ये टेस्ट है ना, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ लाइम वाटर वाला टेस्ट, ये हमें किसकी उपस्थिति का जिक्र बताता है या किसकी उपस्थिति के बारे में बताता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर आपको कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का टेस्ट करना हो, मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई गैस निकल रही है और आपको लग रहा है यार ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, तो आप कैसे टेस्ट करोगे, ऐसे कि उस गैस को कहाँ ले जाओ घुमा करके,
लाइम वाटर में चूने के पानी में ले जाओ, अगर चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो मतलब सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वहाँ से क्या निकल रही है, CO2 निकल रही है, नहीं तो नहीं निकल रही, बात खत्म। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट। फिर दूसरी वाली जो हमने ग्लास लिया या जो दूसरा वाला हमने टेस्ट ट्यूब लिया है या जो भी लिया है आपने, उसमें क्या करो आप पिचकारी से करो ऐसा। तो होगा क्या, आपको ना मतलब ज़्यादा देर तक ऐसा करना पड़ेगा, मतलब मान लो 10 मिनट 12 मिनट तक धीरे धीरे करते रहोगे तब जाके वो जो पानी है धूतिया होगा। तो बोले इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं भाई, पहला जो केस है हमारा जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे मुंह से हम लोग हवा निकाल रहे हैं, तो उस केस में जल्दी हो गया। तो इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, मतलब हम जो बाहर निकाल रहे हैं गैस जो भी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है बजाय कि किसके। अगर हम पर्यावरण में देखें, वातावरण में देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, CO2 हम लिखते हैं ना कि जैसे 78% तो हमारी नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और हम लिखते हैं 0.03 कुछ लिखते हैं लगभग, मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। और ये तो क्या नंबर रीजनली भी बदलता रहता है, जगहों के साथ भी, और वैसे आजकल पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो ये नंबर भी बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं तो लगभग एक बता रहा हूँ कि इतना % जो है CO2 है। तो कुल मिला के इस हवा में अगर मैं ला के यूँ डाल दूँ उसमें, तो इस हवा में बहुत कम CO2 है, और हमारे मुंह से जो निकल रही है उसमें बहुत ज़्यादा CO2 है, इसीलिए जो पानी का, जो चूने का पानी है वो बहुत जल्दी दूधिया हो जाता है। तो पहली बात तो ये पता चला अपने को कि यार CO2 है, हमारे अंदर से CO2 है, कैसे, क्योंकि चूने का पानी दूधिया हो गया। दूसरी बात, पर्यावरण की हवा से ज़्यादा है कि कम है, बोला ज़्यादा है मात्रा में। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि पर्यावरण में तो बहुत कम है, और हम जो श्वसन की प्रक्रिया हमारे अंदर हो रही है, जो यहाँ देखिए अपन ने टूटने की, तो उसमें CO2 बन रही है, तो CO2 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाहर आ रही है। तो ये बात क्लियर हुई होगी आपको। अब यहाँ पे दूसरा क्रियाकलाप है, ये तो था हमारा पहला क्रियाकलाप था, अब है हमारे पास में दूसरा क्रियाकलाप। ये भी बहुत सरल है, इसको तो मैं छोटा सा एक डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ। ये यीस्ट में समझना है अपने को, हमें क्या पता करना है यहाँ पे कि यार ये जो यीस्ट है इसमें CO2 है, कैसे पता करें। तो वही सेम चीज़ करेंगे अपन। क्या करेंगे, मान लो एक ऐसा अपन है ना कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे, या फिर वही बात जो चाहिए ले लेना, तुम्हारी जो मर्जी पड़े ले लेना। ऐसे आता है ना लैब में, कभी तो काम में लो उनको, बस पिक्चरों में ही देखते हैं अपन तो इनको, कार्टून में और ऐसे साइंस की लैब CID में जब वो लैब में जाते हैं तब। तो ये ले लिया अपन ने। अब इसमें आप क्या करो कि है ना नीचे थोड़ा ग्लूकोज डाल दो, ग्लूकोज डाल दो, कुछ मिठाई डाल दो यार, उसमें ग्लूकोज होता है, कुछ मीठा डाल दो, या कुछ शक्कर घोल के डाल दो, या आपको चाहिए तो शहद डाल दो थोड़ी, तो ऐसा कुछ डाल सकते हो, मतलब शक्कर डाल दो, बढ़िया है, गन्ना वन्ना थोड़ा जूस डाल दो, डाल दिया। अब उसमें थोड़े यीस्ट डाल दो, बाहर वो यीस्ट का पाउडर अगर आप बोलोगे ना यीस्ट चाहिए तो वो मिलता है। अब वो एग्जैक्टली मेरे को दुकान नहीं ध्यान, नहीं तो वो भी आपको एड्रेस दे दूँ मैं, तो वो डाल दो इसमें। अब डाल दो, फिर थोड़ा सा वो नमी खा ही लेता है, या नहीं तो थोड़ा सा आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, ऊपर है ना एक कॉर्क से बंद करते हैं इसको। कॉर्क मतलब क्या है कि हवा जो है अंदर बाहर नहीं हो, ऐसे वो प्लास्टिक तो क्या है वो लकड़ी जैसी आती है, तो टाइट हो जाती है। तो अब क्या करोगे, बीच में से इस कॉर्क में अपने को करना है एक छेद, ठीक है, और इस छेद में से जो है हमें एक पाइप निकालना है। अब समझ गए होगे मैं क्या कर रहा हूं। इस पाइप को कहाँ ले जाएंगे, इस पाइप को अपन ले जाएंगे एक बर्तन में, टेस्ट ट्यूब में ले जाओ, बर्तन में ले जाओ, जिसमें मन पड़े ले जाओ, और उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, चूने का पानी। तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो यीस्ट है ग्लूकोज को तोड़ेगा, पहले पायरुवेट में, फिर किस में तोड़ेगा, इथेनॉल में और CO2 में, CO2 निकालेगा। तो वो जो CO2 है यहाँ, क्योंकि वो एक गैस है, तो गैस जो है यहाँ ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, हल्की है गैस, तो वो गैस को रास्ता और तो कोई मिलेगा नहीं, तो वो इस पाइप में से आएगी, तो कहाँ निकलेगी वो, बाहर चूने के पानी में, और चूने का पानी फिर यहाँ पर कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात। तो ये दो बहुत ही सरल से हमें क्रियाकलाप दे रखे हैं। भाई पूछेगा इससे क्या निष्कर्ष निकाला आपने, तो हमने बोला यार इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो यीस्ट है वो अपने अवायवीय श्वसन के दौरान CO2 जो है निष्कासित करता है।
बात खत्म। अब उसके बाद अपने को चलना है यहाँ पर एटीपी साइकिल पर। ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है। ये काम करना आप लोग है ना, पेन पेपर लेके बैठना और ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये चीज़ ना तो आपकी किताब में दे रखी है और ना ही मतलब हमें बता रखी है, इनडायरेक्टली लिखी हुई है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा ना शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको तो समझना जरूरी है। अब यहाँ हमने एक बात समझी कि इन दोनों केसेस में, मतलब यीस्ट वाले में और हमारे वाले में, ऊर्जा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये ऊर्जा को अपन ने कल देखा था कि स्टोर कैसे करें। ऊर्जा बना ली, स्टोर करके रखना पड़ेगा, नहीं तो मतलब उस वक्त नहीं चाहिए ना इतनी सारी ऊर्जा, बाद में चाहिए थोड़ी, तो बाद में लेंगे काम में। तो कैसे करें ये चीज़? तो हमारे शरीर जो है ना वो क्या करते हैं, ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लेते हैं। जैसे समझना, मान लो मेरे को अगर मैं कहीं पढ़ा रहा हूं और 1 महीने बाद तनख्वाह मिलती है, तो अब वो तनख्वाह एक ऐसी चीज है, उसको हम कह रहे हैं वो एक करेंसी है, ठीक है, मुद्रा है, जिसको मैं जब चाहूं ना तब यूज कर सकता हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को मिलते ही सारी खत्म करनी है। मेरे को 15 तारीख को खत्म करनी है, 20 तारीख को कुछ लाना है, 30 तारीख को कुछ लाना है, तो मैं ला सकता हूं उससे। तो उसी तरह से एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये बात आपको याद रखनी है। एटीपी क्या है, ऊर्जा मुद्रा। शरीर की क्या है, ऊर्जा मुद्रा, या इसको अगर अंग्रेजी में हम बोलें तो ज्यादा बेहतर रहता है, एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। कोशिका की क्या है, ऊर्जा मुद्रा है, या शरीर क्योंकि कोशिकाओं से ही बना है, तो शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी। तो आप सोचोगे सर ये एटीपी है क्या चीज? भाई एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा बन रही है उसको आप स्टोर किस रूप में कर रहे हो, उसको आप संभाल के किस रूप में रख रहे हो, तो वो क्या है हमारा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अच्छा ठीक है, इसके अपन आ गए परिभाषा पे। परिभाषा क्या, पूरे नाम पर, तो इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक आध कभी स्पेलिंग गड़बड़ हो ना तो आप सही कर लिया करो, क्योंकि हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में। तो देखो इसका नाम एटीपी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एडिनोसिन है, यहाँ पे ट्राई है और यहाँ पे फॉस्फेट का पी है। अब एक बार के लिए आप केवल और केवल ये समझो कि एडिनोसिन और ट्राइफॉस्फेट का क्या सीन है, कुछ ऐसा सीन है। ये हमारा एडिनोसिन है, इससे क्या होता है, फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से ये एक मॉलिक्यूल है, आप ऐसे समझो ये क्या है, एक अणु है, पूरा का पूरा ग्रुप है, क्लस्टर बना रखा है इसने। अब आप पहले सोच रहे होगे कि सर आप हर बार सब कुछ बताते हो लेकिन अभी ये नहीं बता रहे कि ये एडिनोसिन और ये फॉस्फेट है क्या। तो मैं आपको केवल इतना सा हिंट दे रहा हूं कि जो एडिनोसिन है ना, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कार्बनिक कोई यौगिक है, और जो फॉस्फेट है हमारा ये अकार्बनिक है, फॉस्फेट आयन है ये। तो इसको आप स्ट्रक्चर को अगर देखना चाहो तो आप ढूंढ सकते हो, बाकी हमें जितना रिक्वायर्ड है मैं आपको वो बता रहा हूं। लेकिन कार्बनिक अकार्बनिक कितना इंपॉर्टेंट है देखो, हर जगह काम आ रहा है। तो अब क्या होता है, ये तीसरा वाला देखो मैंने यहाँ पे फॉस्फेट को ऐसे थोड़ा ऐसे से जोड़ रखा है, अभी बताता हूं क्यों। नाम से समझो एडिनोसिन 1 है, फॉस्फेट कितने हैं, 3 है, इसीलिए शब्द क्या लगा है, ट्राई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब होता क्या है वो समझो, ये बन गया अपने शरीर में, बना हुआ है, मान लो अपने श्वसन किया, ये बन गया। अब क्या इसको काम में कैसे लेंगे, इससे होगा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, या यूं समझो जल डालेंगे इसमें। पानी तो है ही ना अपने शरीर में, पानी कहाँ दिक्कत है, तो इससे किसकी अभिक्रिया होगी, पानी की अभिक्रिया होगी। और ये जो है ना ये टूट जाएगा, टूटेगा ना तो देखो क्या बनेगा, यहां पे ध्यान से देखना, इसके टूटने से हमें मिलेगा, ऐसे मिलेगा ए, फिर इसमें जो है हमारे पास पी होंगे, और ये जो है तीसरा पी जो है बाहर निकल जाएगा अलग।
टूट गया, अलग हो गया। तो अब ये क्या बन जाता है, ये दोस्तों बन जाता है ADP। क्या चीज है ADP? ट्राई की जगह डाई लगा दो, डाई माना होता है दो, क्योंकि अब ऐसा यौगिक बन गया जिसमें दो क्या है, फॉस्फेट है, तो ये हो गया एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। क्लियर हुई बात? अब समझो, आगे समझो। तो ये पी बाहर निकल गया। अब इससे हमारा क्या फायदा हुआ? तो हमारा ये फायदा हुआ कि जो ऊर्जा रखी थी ना स्टोर करके, वो निकल गई। ऊर्जा का निष्कासन हुआ। क्या हुआ? ऊर्जा का निष्कासन। तो यहां ऊर्जा मिल गई अपने को और ये चीज मिल गई। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमें हर वक्त करना पड़ता है शरीर में। हमारी कोशिकाएं हर सेकंड कर रही हैं। मैं बोल रहा हूं तो मेरे को ऊर्जा चाहिए, अंदर शरीर में अगर कोई प्रोटीन बन रहा है तो ऊर्जा चाहिए अपने को, कहीं मरम्मत हो रही है तो अपने को ऊर्जा चाहिए, मांसपेशियां ऐसे हाथ खुल के ऐसे सिकुड़ रहा है तो मांसपेशियां बंद रही हैं, खुल रही हैं ऐसे, उसके लिए, या अगर मान लो यहाँ टच कर रहे हैं, महसूस हो रहा है अपने को, तो उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो वो हर चीज के लिए ये हो रहा है। लेकिन अब बात यह है कि अगर ऐसा हमेशा होता रहेगा तो एटीपी खत्म हो जाएगा। तो एटीपी खत्म हो जाएगा, ये तो बात पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि हमें एक चक्र की जरूरत पड़ गई यहां पे। तो एटीपी क्या है? एक साइकिल फॉर्म करके बैठा है हमारे शरीर में। साइकिल मतलब वापस आ जाएंगे उसी जगह पे। अब देखो वापस कैसे आएंगे, यहां समझना है, बहुत सिंपल है कि जो हमारे शरीर में श्वसन होता है ना, अब श्वसन जो हमने किया तो उससे जो हमारी प्रक्रिया हुई, जो अभी हमने पीछे देखी थी, हमारे शरीर का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो CO2 H2O और एनर्जी बनी थी। तो वो जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा इससे जुड़ करके क्या बना लेती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही हम समझ रहे हैं कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कब बनता है? जो हमें श्वसन से ऊर्जा मिलती है, और फिर उसको हम सारा दिन जब भी चाहिए उसको काम में लेते रहते हैं। ये बात क्लियर हुई? तो ये वाली जो इधर अभिक्रिया है, यहां पर क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण। क्या होगा? अवशोषण। इस चीज को आप यूं कह सकते हो, ये जो रिएक्शन है इधर वाली, इसको अंग्रेजी में अगर हम बोलें तो ये है एंडोथर्मिक। और अगर हिंदी में इसका एक और नाम देखो तो अवशोषित तो हो जिसमें ऊर्जा, उसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। लेकिन यहां पर हमारी किताब में मैंने नोटिस किया है, जो नई वाली किताब है, इसमें एंडोथर्मिक की जगह जो वर्ड यूज किया है वो है आंतरोष्मी। क्या वर्ड यूज कर रखा है यहां पे? आंतरोष्मी ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये भी लिख सकते हो, ऊष्माशोषी भी हो सकता है। और यहां पे यही अभिक्रिया का नाम क्या है हमारे पास? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक माना जिसमें से जो ऊर्जा है बाहर निकले। देखो एक्सो का मतलब एक्स से क्या मतलब होता है? एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलो। तो जिस अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकल रही है वो है एक्सोथर्मिक, जिसमें अंदर जा रही है एंटर, तो वो है एंडोथर्मिक, या जिसको हम ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था। तो ये बस कुछ नहीं है, ये है हमारा एनर्जी साइकिल। इसको आप यूं भी बस एक आइडिया के लिए समझ सकते हो कि जो एटीपी है ये है हमारा ऐसा सेल है जो कैसा है? चार्ज्ड। ऐसे ऐसे निशान बना दो इसके आगे, वो पावर वाले नहीं होते क्या, यहाँ लिख दो इस पे, चार्ज्ड सेल है ना, चार्ज हुआ है। और ये वाला कैसा है? यहाँ पे अगर मैं इसको बताना चाहूं तो इसको आप कह सकते हो कि ये है डेड सेल। कैसा है? कहाँ लिखें? ऐसे बना के लिख दो डेड। ये बैटरी खत्म हो गई। और यहाँ पे पानी का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। तो ये चीज क्लियर हुई है आपको? तो फिर अपन श्वसन के चरण की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब रेस्पिरेशन के जो चरण हैं, श्वसन के जो चरण हैं, इसमें जैसे हमें एक बहुत बात पता है, क्या? श्वास प्रश्वास, या अगर मैं इसको अंग्रेजी में बोलूं तो वो है ब्रीदिंग। क्या करना? श्वास लेना और श्वास
छोड़ना, श्वास प्रश्वास आप लिख सकते हो। तो हमें लगता है यार यही होना चाहिए। तो ये पहला चरण है श्वसन का, आप ऐसे समझ सकते हो। दूसरा जो चरण है ना वो है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब वही है कि इस चीज को अगर हिंदी में हम बोलें तो हिंदी में हम इसको बोलेंगे बाह्य श्वसन। और फिर है हमारे पास में तीसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। अभी बताऊंगा क्या चीज बोल रहा हूं मैं यहां पे, और इसको हिंदी में बोलेंगे आंतरिक श्वसन। फिर चौथा जो है हमारे पास आखिरी स्टेप वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोशिकीय श्वसन। गॉट इट? ये चार हमारे पास स्टेप्स हैं, वो सुन लो क्या है। तो इनमें से जो पहला स्टेप है वो हम सब जानते हैं, सांस लेना, सांस छोड़ना, सब जानते हैं। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? एक्सटर्नल या बाह्य जिसको बोल रहे हैं, जो ऑक्सीजन है वो अंदर जा रही है और फेफड़ों में जाकर के खून में चली जाती है। तो ये जो फेफड़ों के सतह पे जो श्वसन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन। और ऑक्सीजन तो अंदर चली जाती है और साथ ही साथ वहां क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खून से बाहर आ जाती है और हम सांस से उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये जो टॉपिक है अपना अगले वीडियो का टॉपिक है, लेकिन पहले समझ लो, बेसिक क्लियर कर लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। देन उसके बाद है हमारे पास में इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन क्या है? जब हम सांस लिए, फेफड़े से खून में गई, तो खून से वो आगे जाके कहां जा रही है? एक 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 एक, एक कोशिका तक जा रही है शरीर में। एक एक उत्तक कह लो, कोशिका कह लो, वो कैसे जा रही है वो भी हमें आगे पढ़ना है, लेकिन वहां जा रही है, ये बात क्लियर है। क्यों जा रही है? क्योंकि पहुंचेगी तभी तो फिर एटीपी वाली ये जो अभिक्रिया है ये होगी वहां पे, तभी होगी ना, पहुंचना तो पड़ेगा ना, ऑक्सीजन तो चाहिए ना भाई। जैसे जब वायवीय श्वसन हमने बात की थी तो वहां ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के नहीं होगा वो, तो ऑक्सीजन वहां पहुंच रही है एक एक कोशिका में। तो एक एक कोशिका तक पहुंच के कोशिका को ऑक्सीजन देना और कोशिका से CO2 जो ले लेना है वो क्या कहलाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन। क्लियर है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर माना बोले तो कोशिकीय, मतलब समझना, जो हमने बात की ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है, ग्लूकोज पायरुवेट में टूट रहा है, पायरुवेट से फिर वायवीय श्वसन है और फिर अवायवीय श्वसन है, तो वो दरअसल और कुछ नहीं है, वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। मतलब हमने जो पढ़ा है वो क्या है? कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर जो रेस्पिरेशन है या जो कोशिकीय श्वसन है ये दो तरह का हो सकता है, वायवीय और अवायवीय। तो अब भी हम जो कल तो क्या, नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसमें देखेंगे कि मानवों में श्वसन कैसे हो रहा है, तो वो असल में क्या है? वो ये सब हो रहा है। किसी किसी किताब में क्या होता है, ये पहला और जो दूसरा है ना, इसको एक ही चरण बता रखा होता है कि भाई जो ब्रीदिंग है या जो श्वास प्रश्वास है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पहला चरण है, और फिर जो मैंने आपको बताया वो उसका दूसरा चरण है। लेकिन मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई है, तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कंसेप्ट ब्रॉड रखना, इस चरणों को कहीं लिख लेना और साइड में ये भी लिख देना कि NCERT में नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है क्या? थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।